नमस्कार दोस्तों। आज आपका टॉपिक है भारतीय संसद की कार्यप्रणाली के दोष। और इससे पहले हम संसद के दोनों सदन राज्यसभा और लोकसभा उनके बारे में पढ़ चुके हैं और उसके जो उनके कार्य और जो उनके रचना है उसके बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। उसके बाद में जो संसद के कौन कौन से कार्य होते हैं वो एक तरह से आप समझ सकते हो कि दो जो सदन और दोनों सदन हैं जो राज्यसभा और लोकसभा, उन दोनों के जो कार्य हैं वो मिलकर संसद के कार्य भी कहे जाएंगे। और आज आपका टॉपिक है कि भारतीय संसद की गरिमा कम होती जा रही है, उसके क्या क्या कारण हैं। सबसे पहला है सांसदों की अनुपस्थिति। भारतीय संसद जो है उसके सदन लोकसभा और राज्यसभा है, उनके सदनों के अंदर जो सांसद हैं वे सांसद सदन की बैठकों में कम आते हैं। जब भी बैठकें होती हैं तो उसमें कम आते हैं, क्योंकि एक तो जो संसद की जो बैठकें हैं वही कम होती जा रही हैं। क्योंकि जब भी आपका देश आज़ाद हुआ था उस समय पर जो नेता थे, जो सांसद थे, जो चुनकर आए थे, वो काफ़ी उच्च छवि के व्यक्ति थे और देश के हित में सोचने वाले व्यक्ति थे। तो उस समय पर वे लोग ज़्यादा से ज़्यादा काम करके वो देश को की उन्नति के बारे में सोच रहे थे। इसलिए उन्होंने संसद की जो बैठकें थीं, जो कि साल में उस समय पर 7 से 8 महीने तक हुआ करती थी, और आज की अगर हम उस समय देखें तो आज के दिन जो संसद की जो बैठकें हैं वो 2 या ढाई महीने ही टोटल मिलाकर पूरे साल में होती हैं, जो कि बहुत ही कम है। और दूसरा कि जो कम से कम जो बैठकें होती हैं उनके अंदर भी जो सांसद हैं वो अच्छी प्रकार से अपना जिम्मेदारी समझकर उसमें नहीं आते हैं। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि जो कोरम है वो भी पूरा नहीं होता है। कोरम का मतलब ये कि जो 10% जो संख्या है टोटल संख्या की, जो टोटल संख्या मान लीजिए लोकसभा की 545 है, तो उसकी जो 10% जो संख्या है 54 या 55, उतने सदस्य भी कई बार उपस्थित नहीं होते हैं। तो इस प्रकार से अगर कोई भी विषय है जो हमारे देश के हित में है या देश के लिए कानून बनाया जाना है, अगर उसमें 550 सदस्यों के अंदर से सिर्फ 50 भी नहीं आते हैं, तो इसका मतलब ये देखो कि कितने गैर जिम्मेदाराना उनका व्यवहार होता जा रहा है। और एक तो 550 लोग पूरे जो देश के प्रतिनिधि हैं वे सोच विचार करके, विचार विमर्श करके कोई कानून बनाएं, और दूसरे अगर कोई 50 व्यक्ति मिलकर कानून बनाएं तो उसमें भी फ़र्क होता है। तो इस प्रकार से जो गणपूर्ति है, जो 10% टोटल संख्या का होती है, वो भी कई बार पूरी नहीं होती है, जो कि गलत है। उसके बाद में है कि जो सदस्य चुनकर आते हैं वे विभिन्न आधारों पर चुने जाते हैं। जैसे हम जो है वोट का जो प्रयोग करते हैं वो अच्छे बुरे को देखकर वोट का प्रयोग हम नहीं करते हैं, बल्कि अपनी जाति, अपने धर्म, अपने क्षेत्र को देखकर हम अपने वोट का प्रयोग करते हैं, जिससे कि अयोग्य व्यक्ति चुने जाते हैं। और इस प्रकार से वे देश के बारे में अच्छी प्रकार से सोच विचार नहीं कर पाते हैं, देश के हित में नहीं सोच पाते हैं, बल्कि वे अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए ही ज़्यादा ध्यान देते हैं। उसके बाद में है अड़ियल प्रकृति के सदस्य। संसद के कुछ सदस्य अड़ियल प्रकृति के भी होते हैं। वे बिना बात के संसद में हठधर्मिता या विरोध का माहौल बना देते हैं, जबकि कई बार ऐसा होता है कि तो जो आपका कानून पास किया जाना है, जिस पर विचार विमर्श हो रहा है, वो देश के हित में है, लेकिन ऐसा होते हुए भी जो विरोधी जो दल के नेता हैं वो भी कई बार उनका बिना ठोस वजह के विरोध करते रहते हैं, जो कि एक तरह से अड़ियल प्रकृति होती है। उसके बाद में मंत्रियों का अनुत्तरदायी व्यवहार। जब कभी किसी विभाग से प्रश्न पूछा जाता है तो उस विभाग के मंत्री भी उसको एक तरह से गैर जिम्मेदाराना व्यवहार करते हैं, और उनको ये पता होते हुए भी कि हमारे विभाग से प्रश्न पूछा गया है, फिर भी वो संसद के सदन के अंदर आकर उसका उत्तर नहीं देते हैं, और अगर उत्तर देते भी हैं तो भी एक तरह से फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं, संतोषजनक उत्तर नहीं देते हैं, जो कि गलत है।
और उसके बाद में है प्रदत्त व्यवस्थापन। प्रदत्त व्यवस्थापन का मतलब होता है कि जब कोई व्यक्ति या कोई संस्था जो कि उसका कार्य है उसे न करके दूसरे उस कार्य को दूसरे व्यक्ति या दूसरी संस्था को सौंप देती हैं। इस प्रकार से जो आपके संसद जो है, संसद का जो कार्य है कानून बनाना, संसद कानून बनाकर उन्हें कानूनों की रूपरेखा तैयार करके और बाकी कार्य करने का जो जिम्मा है वो उस संबंधित विभाग को सौंप देती हैं। उसके बाद में है संसद का कार्यपालिका पर नामात्र का नियंत्रण। संसदीय का कार्यपालिका पर नियंत्रण नामात्र का ही होता है, क्योंकि जिस दल की सरकार होती है उसी दल के मंत्री होते हैं और मंत्री ही प्रस्ताव पेश करते हैं कानून बनाने के लिए। और अगर कोई ऐसा कानून अगर कोई ऐसा कार्य वो कर देते हैं मंत्री और प्रधानमंत्री जो कि एक तरह से गलत है, तो भी सदन जो है या संसद जो है वो उन पर कुछ नियंत्रण नहीं रख पाती है, क्योंकि उन्हें उसी जिस दल की सरकार है उसी दल का सदन के अंदर बहुमत होता है और वे उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। इस प्रकार से जो संसद है वो एक तरह से नाममात्र का ही नियंत्रण उस पर रखती है। उसके बाद में संसद के दोनों सदनों के अध्यक्षों का पक्षपातपूर्ण व्यवहार। संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा राज्यसभा, उनके अलग अलग अध्यक्ष भी होते हैं जो जिस दल की सरकार है उसी दल के अध्यक्ष वो उसी दल के सदस्य वो होते हैं और वो अध्यक्ष रूप में कार्य तो करते हैं, लेकिन कार्य करते समय वे अपने दल का पक्ष ले लेते हैं, जो कि गलत है। परंपरा के अनुसार उन्हें एक तरह से निष्पक्ष रूप से कार्य करना चाहिए और अपने दल और विरोधी दल सबको बराबर मानना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं करते हैं। और इसके विपरीत जैसे इंग्लैंड के अंदर है, इंग्लैंड में जो जिस दल का अध्यक्ष बनता है वो अध्यक्ष बनने के बाद में अपने पार्टी से अपने जो राजनीतिक दल है उसे इस्तीफा देकर और एक तरह से निष्पक्ष सदस्य बन जाता है और वो फिर निष्पक्ष रूप से कार्य करता है। उसके बाद में है संसद एक पुष्टि करने वाली संस्था ही है, क्योंकि ज़्यादातर जो कानून है वो बनाने का या पेश करने का जिम्मा मंत्रिमंडल का होता है। मंत्रिमंडल ही बिल पेश करती है कानून बनाने के लिए और उसके बाद में फिर मंत्रिमंडल के सदस्य कानून बनाने के लिए प्रस्ताव पेश करते हैं। तो उन कानूनों का पास होना लगभग स्वाभाविक ही होता है, क्योंकि उन्हीं के दल की सरकार होती है और उन्हीं के दल का बहुमत होता है सदन के अंदर। तो इस प्रकार से जो वो पेश करते हैं उसमें कुछ परिवर्तन, थोड़ा बहुत नामात्र परिवर्तन करके उसे पास कर दिया जाता है और संसद जो है वो एक तरह से औपचारिक स्वीकृति ही उसे देती हैं। उसके बाद में प्रशासनिक कार्य की जटिलता। प्रशासनिक कार्य की जटिलता का मतलब ये है कि जो आज के समय में सांसद चुन कर आते हैं उनमें भी बहुत से सांसद अच्छे शिक्षित नहीं होते हैं और वे कम शिक्षित होने के कारण ही सदन की जो कार्यप्रणाली है, जो प्रशासनिक कार्य हैं, उनके बारे में बारीकी से समझ नहीं रखते हैं, जिससे कि कुछ व्यक्ति जो पढ़े लिखे हैं उन्हीं पर ज़्यादा बोझ पड़ जाता है। और इस प्रकार से जो प्रशासनिक जो जटिलता है संसद की वो न समझ पाने के कारण भी सांसद इतना अच्छा कार्य नहीं कर पाते हैं और इस प्रकार से संसद की जो गरिमा है वो धूमिल होती है। उसके बाद में राष्ट्रीय धन पर नामात्र का नियंत्रण। जो वैसे औपचारिक रूप से अगर हम देखें तो जो आपका संसद है उसकी स्वीकृति होने के बाद ही धन खजाने से निकाला जाता है और उसका प्रयोग किया जाता है विभिन्न योजनाओं के लिए। लेकिन उसमें भी जो कार्यपालिका जो है, मंत्री या प्रधानमंत्री, उन्हीं की बात मानी जाती है, क्योंकि उन्हीं के दल का बहुमत सदन के अंदर होता है और अन्य जो विरोधी जो दल हैं या अन्य जो दल हैं सदन के, उनकी बातें पर गौर नहीं किया जाता और ये भी एक तरह से संसद की गरिमा को कम करने का एक कारण बन जाता है। उसके बाद में महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दों पर संसद की उपेक्षा। महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दों पर संसद की उपेक्षा
करने का भी एक आरोप लगता है, क्योंकि जो जो समस्याएं हैं देश के सामने, जो अंतर्राष्ट्रीय नीतियां हैं या देश के बारे में नीतियां हैं, जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं, उन पर सभी सदस्यों का, सदन के सभी सांसदों का विचार विमर्श होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि मंत्रिमंडल जो है वो सदन की बैठकें होते हुए भी उसे अलग से अपनी बैठक करके और उन पर विचार विमर्श करके उस नीति का निर्धारण कर लेते हैं कि किस नीति पर कार्य किया जाना है, और पूरे सदन की बात उसमें नहीं मानी जाती हैं, वो भी एक तरह से गलत है। उसके बाद में है त्रिशंकु संसद। त्रिशंकु संसद का मतलब होता है कि जब किसी एक दल को बहुमत न मिले और भी एक से ज़्यादा दल मिलकर सरकार बनाए तो उसे त्रिशंकु संसद कहा जाता है। और त्रिशंकु संसद में होने के कारण न तो प्रधानमंत्री अच्छी तरह कार्य कर पाता है और न ही लोकसभा का जो अध्यक्ष है वही अच्छी प्रकार से कार्य कर पाता है, और उनके सामने कई तरह की समस्याएं आती हैं, क्योंकि हर राजनीतिक दल अपने अपने फ़ायदे के लिए सोचता है और अपने अपने फ़ायदे के बारे में सोचते ज़्यादा हैं और देश के हित के बारे में कम सोचते हैं, जो कि गलत होता है। उसके बाद में है लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा का अध्यक्ष की जो व्यवस्था है वो संविधान के आर्टिकल 93 में की गई है, और उसमें कहा गया है कि लोकसभा यथाशीघ्र अपने 2 सदस्यों को अपना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनेगा, और जब कभी अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष का यह स्थान खाली होगा तब लोकसभा किसी अन्य सदस्य को यथास्थिति अध्यक्ष या उपाध्यक्ष चुनेगा। और स्पीकर के बारे में 3 बातें स्पष्ट होती हैं। एक तो लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा का सदस्य ही होता है जो लोकसभा का अध्यक्ष बनेगा, और दूसरा कि वह स्पीकर का जो चुनाव हो वो लोकसभा के सदस्य स्वयं करते हैं, और स्पीकर लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है। और इसके साथ में एक बात ध्यान देने की ओर है कि लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो लोकसभा के अध्यक्ष बनने के लिए अलग से कोई भी शपथ नहीं लेता है, बल्कि वह सांसद के रूप में जिसने शपथ ली है वही शपथ मानी जाती है। उसके बाद में कार्यकाल। लोकसभा के स्पीकर का, यदि स्पीकर लोकसभा का सदस्य न रहे तो उसे अपना त्यागपत्र देना पड़ता है। वह अपनी इच्छा से त्यागपत्र दे सकता है, जो कि वह उपाध्यक्ष को देता है, और सदन के कुल सदस्यों के बहुमत के द्वारा उसे पद से हटाया भी जा सकता है, जैसे कि महाभियोग लाकर भी उसे हटाया जा सकता है। लोकसभा भंग होने की स्थिति में यह अपना पद नई लोकसभा के प्रथम अधिवेशन की प्रथम बैठक से पहले खाली नहीं करता है, बल्कि जब नई लोकसभा चुनकर आती है तो उनकी पहली बैठक तक उसका कार्यकाल बना रहता है, और अन्य जो सदस्य हैं लोकसभा के, पिछली लोकसभा के, वो पहले ही भंग किए जा चुके होते हैं। उसके बाद में इसका जो चुनाव है, लोकसभा के स्पीकर का चुनाव सदन के सदस्यों के द्वारा अपने में से ही किया जाता है, और लोकसभा के चुनाव के पश्चात उसकी पहली बैठक में लोकसभा का मुख्य कार्य स्पीकर का चुनाव करना होता है। उसके बाद ही वह अन्य कार्यों के बारे में विचार विमर्श करते हैं, और इस प्रकार से जो लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो लोकसभा जिस राजनीतिक दल की एक तरह से बहुमत आया है उस दल का अध्यक्ष चुना जाता है। और यह एक परंपरा बन गई है कि उपाध्यक्ष हमेशा विरोधी दल का ही बनता है, और यह एक परंपरा ही है, क्योंकि कहीं भी संविधान में ऐसा मेंशन नहीं किया गया है। इस प्रकार से लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव होता है। स्पीकर को हटाया जाना। स्पीकर को उसके कार्यकाल समाप्त होने से पहले भी हटाया जा सकता है। उसे संसद के द्वारा पूर्ण बहुमत से प्रस्ताव पास करके हटाया जा सकता है। पूर्ण बहुमत का मतलब ये है कि जो टोटल सदस्य हैं 545, अगर उनके आधे से ज़्यादा सदस्य उसे हटाने में खुश हैं या मत देते हैं उसे हटाने के लिए, तो उसे हटा दिया जाता है। और ऐसा प्रस्ताव संसद में कम से कम 14 दिन पहले लाया जाना जरूरी है। 14 दिन को गिनते समय प्रारंभ और अंत के दोनों दिनों को छोड़ दिया जाता है। जो सदन के स्पीकर के विरुद्ध प्रस्ताव लाते हैं उन्हें यह सूचना लिखित में सचिव को देनी होती है। जब सदन में स्पीकर को हटाए जाने
के प्रस्ताव पर विचार हो रहा होता है तो उस समय स्पीकर जिसके खिलाफ ये विचार किया जा रहा है वह सदन की अध्यक्षता नहीं करता है। और वेतन के बारे में, वेतन अध्यक्ष का 4 लाख रुपए मासिक है और उसे निःशुल्क सरकारी आवास स्थान मिलता है। और जब स्पीकर अपने पद पर कार्य करता है तो उस समय पर उसके के लिए उसके जो कार्यकाल के जो वेतन और भत्ते हैं उसे कम या ज़्यादा नहीं किया जा सकता है। उसके बाद में स्पीकर के कार्य कौन कौन से हैं। लोकसभा के स्पीकर के कार्य स्पीकर के कार्यों में सबसे पहले है सदन की बैठकों की अध्यक्षता करना। सदन की बैठकें होती हैं तो उनमें अध्यक्षता उसकी अध्यक्ष ही करता है और ये सभी जो भी सदस्य बोलता है कुछ कहना होता है तो वो अध्यक्ष को ही संबोधित करके अपनी बात कहता है। उसके बाद में सदन को स्थगित करना। स्पीकर को यह अधिकार है कि वह लोकसभा की गणपूर्ति न होने के कारण, अगर आपके गणपूर्ति का मतलब यह है कि जो 10% सदस्य भी न होने के कारण अगर 55 सदस्य भी सदन में मौजूद नहीं है तो उसे उस कार्रवाई को स्थगित कर दिया जाएगा। और अगर कुछ सदस्य उपद्रव करते हैं सदन के अंदर तो उन्हें भी उस सदन की कार्रवाई को अध्यक्ष स्थगित कर सकता है। उसके बाद में वाद विवाद का समय निश्चित करना और किसी विषय पर कितना वाद विवाद होगा, किस प्रकार विचार विमर्श होगा उसका समय निश्चित किया जाता है। और उसके बाद में सदन का कार्यक्रम निश्चित करना कि कौन सा बिल कब पेश किया जाएगा और कौन से विषय पर कितने दिन बहस की जाएगी, ये भी अध्यक्ष ही निर्धारित करता है। सदन की कार्यवाही चलाने का जिम्मा भी उसी के ऊपर होता है और कार्रवाई का संचालन करने की जिम्मेदारी स्पीकर की है। वह सदन के सदस्यों को भाषण देने की आज्ञा देता है और भाषण देने वाले का क्रम निर्धारित करता है कि कौन व्यक्ति पहले बोलेगा और कौन उसके बाद में, मतलब कि जो सूची है वो बना दी जाती है और कौन व्यक्ति कितने समय तक अपनी बात रखेगा तो समय भी निश्चित किया जाता है। उसके बाद में बजट पर होने वाले वाद विवाद का समय भी निश्चित किया जाता है और नीति को निर्धारित समय में समाप्त करने के लिए नीति कार्य को निर्धारित समय में समाप्त करने के लिए उचित कदम उठा सकता है। और अगर किसी व्यक्ति को हिंदी या अंग्रेजी नहीं आती है तो ऐसे व्यक्ति को अध्यक्ष अपने मातृभाषा में बोलने का भी आज्ञा देता है। उसके बाद में है वित्तीय बिलों को प्रमाणित करना। कौन सा बिल साधारण बिल है या धन बिल है या सरकारी बिल है, उसका निर्धारण भी जो लोकसभा का जो अध्यक्ष है वही करता है। बिलों से संबंधित शक्ति। कोई भी बिल स्पीकर की स्वीकृति के बिना लोकसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। यदि वह किसी भी बिल को सरकारी पत्रिका में प्रकाशित करने की आज्ञा दे दे तो उस बिल को औपचारिक तौर पर सदन में प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं रहती है। मतदान करवाना। विभिन्न विषयों और बिलों पर वाद विवाद समाप्त होने के पश्चात उस पर मतदान अध्यक्ष ही करवाता है और उसके परिणाम की घोषणा भी करता है। उसके बाद में सदगन प्रस्ताव की स्वीकृति। जनहित से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों पर सोच विचार करने के लिए रखे जाने वाले सदगन प्रस्ताव के लिए स्पीकर की सहमति लेना अनिवार्य होता है। जो कहने का मतलब ये है कि जो भी कार्य सदन के अंदर किए जाएंगे, किस प्रकार से किए जाएंगे, किस समय पर किए जाएंगे, ये इन सब का निर्धारण लोकसभा का अध्यक्ष ही करता है। अनुशासन बनाए रखना। अनुशासन बनाने का जो कार्य है वो अध्यक्ष का ही होता है और सदन में अनुशासन बनाए रखने की जिम्मेवारी स्पीकर की ही होती है और उसके लिए विभिन्न शक्तियाँ दी जाती हैं और वह किसी सदस्य को उपद्रवी आचार विचार के लिए सदन से निकल जाने का आदेश भी दे सकता है। और यदि कोई सदस्य सदन की कार्यवाही में बाधा डाले तो स्पीकर उसे कार्य वंचित कर सकता है। उसकी आज्ञा के बिना कोई अज्ञात व्यक्ति सदन में प्रवेश नहीं कर सकता है। उसके बाद में सदस्यों के अधिकार सुरक्षित रखना।
सदन के सदस्यों के जो अधिकार हैं उनका भी एक तरह से जो बहुमत के जो जिस दल का बहुमत है उस दल के से अलग अगर कोई उससे अलग जिस दल का बहुमत नहीं है, जो अल्पसंख्यक हैं, उनके हितों का भी ध्यान स्पीकर ही रखता है। और स्पीकर प्रश्नों की स्वीकृति का निर्णय करता है और ऐसे प्रश्नों को अस्वीकार भी कर सकता है जो सदन के नियमों के अनुकूल न हों। उसके बाद में सदन के नियमों की व्याख्या करना। सदन के नियमों की व्याख्या करने की शक्ति भी स्पीकर की ही होती है। जब स्पीकर कुछ कहने के लिए खड़ा होता है तब सब सदस्य अपनी सीटों पर बैठ जाते हैं। उस समय तक सदस्य सदन से बाहर नहीं निकल सकते जब तक कि उसका भाषण पूरा न हो जाए। और उसके बाद में है संसद राष्ट्रपति के बीच की कड़ी है। संसद तथा राष्ट्रपति के बीच की कड़ी है अध्यक्ष, क्योंकि कोई भी जो बात पहुंचानी होती है संसद की राष्ट्रपति तक तो वही पहुंचाता है। और स्पीकर चाहे सदन के वाद विवाद में भाग नहीं लेता और न ही साधारण तो वह मतानुभाग भाग लेता है, बल्कि लेकिन यदि किसी विषय के पक्ष और विपक्ष में मत बराबर हो जाएं तब वह अपने निर्णायक मत का प्रयोग कर सकता है, जिसे कि हम कास्टिंग वोट कहते हैं। सदन की प्रवर समितियों के अध्यक्ष की नियुक्ति भी स्पीकर ही करता है। उसके बाद में है स्पीकर की स्थिति। लोकसभा भंग भी हो जाए तो स्पीकर का पद खाली नहीं होता है। वह नवनिर्वाचित लोकसभा के प्रथम अधिवेशन तक अपना कार्य करता रहेगा। इसके अतिरिक्त उसे वेतन तथा भत्ते राज्य की संचित निधि से प्राप्त होते हैं जो संसद के नियंत्रण से बाहर होती हैं। इस प्रकार की व्याख्या के कारण स्पीकर अपने कार्यवाही का निष्पक्षता से पालन कर सकता है। लोकसभा के स्पीकर का पद इंग्लैंड के कॉमन सदन के स्पीकर से मिलता जुलता ही है। यह बात अलग है कि वह अभी तक उस सीमा तक निष्पक्ष नहीं हो पाया है, क्योंकि इंग्लैंड का जो अध्यक्ष होता है कॉमन सदन का, वह अध्यक्ष बनने के बाद में अपनी पार्टी से इस्तीफा दे देता है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं होता। भारत में जो अध्यक्ष बनता है वह पार्टी से इस्तीफा नहीं देता है, बल्कि उसी पार्टी का सदस्य रहता है। और बहुत से जो अध्यक्ष हैं वो ऐसा लालच भी करते हैं और अपने दल का पक्ष लेते हैं समय समय पर। और लालच इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें अध्यक्ष का जो पद उनके पास से चला जाएगा तब उनको अन्य पद कोई मिल जाता है, इसलिए वो उस चीज़ का लालच करते हैं कि भविष्य में उन्हें कुछ अच्छा पद और भी मिला रहेगा। उसके बाद में सदन के अल्पसंख्यक वर्गों को सदा ही बहुसंख्यक वर्ग के निरंकुश व्यवहार से खतरा रहता है। स्पीकर यह यत्न करता है कि सत्ताधारी दल अन्य दलों के प्रति अन्याय न करे। तो इस प्रकार से जो स्पीकर की जो स्थिति है वो काफ़ी मजबूत रहती है और एक तरह से वो भारत का जो लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं वो निष्पक्ष रूप से कार्य नहीं कर पाते हैं, जो कि गलत है। और आज के समय में लोकसभा के अध्यक्ष की परिवर्तित भूमिका, लोकसभा के अध्यक्ष की परिवर्तित जो भूमिका जो पहले अलग थी और अब उसमें परिवर्तन धीरे धीरे हो रहा है। उस परिवर्तन के क्या क्या कारण हो सकते हैं? तो उसमें सबसे बड़ा कारण ये है कि जब त्रिशंकु संसद बनती है तब उसके सामने ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। त्रिशंकु सरकार बनती है तो प्रॉब्लम ज़्यादा आती है, क्योंकि किसी एक दल को बहुमत न मिलना ही एक तरह से त्रिशंकु संसद को उसका हम कह सकते हैं। और जब एक से ज़्यादा दलों को बहुमत मिलता है, मतलब कि बहुमत एक से ज़्यादा दलों में बट जाता है, तब एक से ज़्यादा दल मिलकर सरकार बनाते हैं और फिर उन्हें कंट्रोल करना प्रधानमंत्री के लिए भी और लोकसभा के अध्यक्ष के लिए भी बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वे जो सदस्य हैं वे अग्रेसिव मोड में रहते हैं और अपने लोकसभा की कार्रवाई चलाने की अपेक्षा अपने स्वार्थों को पूरा करने के बारे में ज़्यादा ध्यान देते हैं और अध्यक्ष की बातें कम सुनते हैं। इस प्रकार से त्रिशंकु संसद के अंदर उन्हें कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल होता है।